देश परदेश में आपका स्वागत है। आपने कुछ खबरें पढ़ी होंगी। होली के बाद करीब 36 एक लोग बिहार में जहरीली शराब पीकर मर गए। ये सिलसिला चला आ रहा है तब से जब से नीतीश कुमार ने एक प्रतिबंध लगाया है शराब पर। शराबबंदी अपने आप में एक, अगर आप एक तरह सोचें तो बहुत अच्छी बात है। लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जो लगते अच्छे हैं लेकिन उसके नतीजे बड़े बुरे निकलते हैं। शराबबंदी उनमें से एक ऐसा काम है। नीतीश कुमार पब्लिक पॉलिसी में जो कर रहे हैं वो उनके नतीजों में दिखता है। नीतीश कुमार हमारे सहपाठी दिग्विजय सिंह के काफ़ी करीबी दोस्त थे। उन्होंने साथ साथ पार्टी बनाई। जॉर्ज फर्नांडिस के भक्त थे, उनको भी आपने देखा उनके साथ उनका क्या रिश्ता था। लेकिन ये थी कि बात एक ज़माने में कि लालू की जो अराजकता थी उसको ख़त्म कर पाएंगे, नंबर एक, और एक सुशासन लाएंगे, अच्छा शासन लाएंगे जहाँ गवर्नेंस ठीक से हो। तीसरा, उसका नतीजा विकास हो। और बिहार की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी एक समय में, एक जगह जहाँ नालंदा हुआ करता था, सोचने विचारने की, जो कई धर्मों की राजधानी है, उसमें चाहे बुद्धिज़्म लीजिए या बौद्ध धर्म लीजिए, जैन, सिख और हिंदू धर्म की बात करें तो सीता की जगह वही है। सब मिला के अपने आप में जो पुरानी जगह हैं जहाँ से धर्म शुरू हुए वो पता नहीं क्यों कालांतर में विकसित रह जाते हैं। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हर जगह ही हुआ करीब करीब। तो जो भी स्थिति ऐसी थी कि उम्मीद की करते थे हम कि नीतीश कुमार कुछ अच्छा करेंगे, अच्छे आदमी लगते थे। रेल मंत्री की तरह अच्छा काम किया था, दोनों ने अच्छा किया, लालू ने भी अच्छा किया, नीतीश ने भी अच्छा किया। लेकिन 15 साल की कहानी कुछ उल्टी सी लगती है। आज की तारीख में बिहार सबसे गरीब राज्य है अगर आप प्रति व्यक्ति आमदनी देखें। ये एक ज़माने में सुशासन के लिए जाना जाता था आज़ादी के बाद, और अब कुशासन की प्रतिमूर्ति है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं, दोनों राज्य अपनी तरह से सबसे गरीब भी हैं और सबसे कुशासित भी हैं, जहाँ किसी भी नागरिक का कोई मतलब नहीं, उसका आदर नहीं होता। कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर या कानून की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम मान के चल सकें कि नागरिक अधिकार हमारे उनका आदर किया जाएगा। कोई अनपढ़ आदमी जिसके पास ताकत है, कोई अनपढ़ सिपाही, कोई कुछ भी कह सकता है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की भी और बिहार की भी। लेकिन बात बिहार की है, जहाँ नीतियाँ ऐसी बनी हैं, जो पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है पिछले 15 सालों में, एक के बाद एक सब फेल होती गई हैं। नतीजा है कि बिहार की अवगति होती रही है और अब हर दूसरे दिन तमाम लोग जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। शराब अपने आप में पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी बनाने में एक अच्छा उदाहरण है कि जहाँ सिर्फ जो बात हम सोचते हैं कि अच्छी है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता। और ये सिर्फ बात बिहार की नहीं है, ये बात दुनिया भर की है। ये बात अमेरिका से शुरू करते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो हुआ था एक ज़माने में 100-101 साल पहले, वो एक अजीब सी कहानी थी। करीब 1919-20 में अमेरिका में पाबंदी लगा दी गई शराब बनाने, बेचने और पीने में। उसका नतीजा ये निकला कि पहली बात, जब जिनकी डिमांड थी तो वो पिएंगे, उसके लिए जो लोग बना सकते हैं बनाएंगे, और जो लोग बेच सकते हैं बेचेंगे, तो सब कुछ अवैध हो गया। तो जो ये धंधा करते थे वो अपराधी हो गए, वो करने वाले अवैध वो अपराधी हो गए। इन लोगों में जब आप छुपा कुछ करेंगे तो जो बनाएंगे आप, उसमें कोई क्वालिटी गारंटी नहीं होती, तो वो चीज़ें ऐसी बनने लगी, किसमें क्या है कोई तरीका जानने का नहीं है, तो शराब जहरीली होने लगी, मौतें बढ़ गईं। और उसके साथ साथ ये धंधा करने वाले, जो बेचने वाले थे, वो लोग माफिया का हिस्सा बन गए, तो अपराध बहुत बढ़ गए। जो 15-1 साल जो अमेरिका में शराबबंदी लगी रही, उस समय अपराध बहुत बढ़ते रहे, और हिंसा, बंदूक, मौतें, चाहे पुलिस वालों की या आम जनता की, पीने वालों की, धंधा करने वालों की, यानी कि वो जो है फिल्मों की कहानियाँ बन के रह गई हैं। लेकिन वो जो मौसम था, माहौल था, जब शराबबंदी अमेरिका में हुई, अपने आप में उसके कई पहलू थे
एक पहलू था, उसको अर्थशास्त्री कैसे देखते हैं, समाजशास्त्री कैसे देखते हैं, दार्शनिक कैसे देखते हैं, लीगल लोग कैसे देखते हैं। अगर लीगल लोग की बात की जाए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये तो कहा है बिहार के बारे में कि अगर आपको एक गलत पब्लिक पॉलिसी देखनी हो तो बिहार में जो लागू किया गया है, ये पाबंदी शराबबंदी की गई है, उसको देखिए। यानी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को लगा कि जो बिहार में हो रहा है उतना गलत है। अब वो कोशिश करें बदलने की, लेकिन वो कुछ भी करेंगे, वो ऐसी चीज़ है, ख़राब चीज़ को कितना भी कोशिश करो ठीक करने की, ठीक करना आसान नहीं होता। तो पहली बात तो ये, ऐसी पॉलिसी बनती क्यों है? बनती इसलिए है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा समझ है और वो बड़े क्या कहते हैं, मॉरलिस्ट हैं, नैतिकतावादी हैं और वो सब कुछ अच्छा कुछ देख सकते हैं और बिना ये सोचे कि इसका क्या अंजाम होगा वो एक नीति बना देते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो नुकसान आम जनता का होता है, फ़ायदा कुछ एक लोगों का होता है। इसमें संतुष्टि या फ़ायदा किसका हुआ उसका अंदाज नहीं है, लेकिन जो मर गए उनको तो आप पछता नहीं सकते आप। एक तो ये हुई बात। उसके अलावा जब भी इस तरह की बातें हुई हैं, उसका नतीजा निकलता है वो ये है कि जितने लोग पहले शराब पीते थे, बनाते थे, बेचते थे, उनको अपराधी नहीं मानते थे हम। अब ये सब काम सारे करने वाले अपराधी बन गए। अपराधियों की संख्या बढ़ेगी। अगर अपराधी बढ़ते हैं तो अपराध करने वालों को हमें रोकना पड़ता है। उसके लिए हमें ज़्यादा पुलिस फोर्स चाहिए, जजेस चाहिए, उससे बीमार होने वालों के लिए कई चीज़ें चाहिए। यानी कि एक मुफ्त में एक नया धंधा शुरू हो जाता है। धंधा है कि सरकारी अफसरों को अधिकार हो जाता है कि किसी के ऊपर आरोप लगा सके कि उन्होंने शराब पी, नहीं पी, कोई तरीका तंग करने का उनको मिल जाता है। एक वो धंधा हुआ। दूसरा जो है, मुफ्त में तमाम लोग जो वैध काम कर रहे थे अवैध काम करते हैं, अपराध बन जाते हैं, तो अपराधी बन गए। अपराधी बनने से ये होता है कि ये जो अपराध बनाने से जो बनाने वाले, बेचने वाले, पीने वाले अपराधी हो गए, तो ये हुआ कि बनाने वाले कम हो जाएंगे, तो जो ऐसे लोग बनाएंगे जो अपने आप आदतन अपराधी हैं, तो उसमें अपराधी घुस जाते हैं बनाने के लिए, बेचने के लिए, और पीने वाले तो हर तरह की जिनकी डिमांड है वो रहेगी। तो मुफ्त में एक चीज़ जो अपने आप ठीक ठाक चल रही थी, सरकार को टैक्स मिल रहा था और जो मान्य थी सर दुनिया को, सर लोगों को, ठीक है, हमारे बिहार में या हमारे समाज में ज़्यादातर लोग नहीं शराब पीते। सामाजिक तौर पे देखें तो जो तमाम स्टडीज़ कहेंगी उसमें या तो वो पीते हैं जिनके पास साधन नहीं है, या वो जिनके पास साधन ज़्यादा हैं। मध्य वर्ग में ज़्यादा उस पर कंट्रोल रहता है, थोड़ा सा उसमें लोगों की जो है ज़रूरतें ऐसी हैं, उनके पास कोई अंकुश ऐसे हैं कर नहीं पाते। लेकिन जिनके पास साधन है और जिनके पास साधन नहीं है, वहीं इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं किसी अध्ययन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। तो यानी कि हमने जो पूरा मार्केट जो है हमने डाल दिया उनके हाथों में, जो कि अपराधी हैं इस तरह से, और वो सरकार के लिए, सरकारी अफसरों के लिए शायद अच्छी बात हो जाती है क्योंकि उनकी दूसरी आमदनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ये भी है कि जो लोग पहले शराब पीते थे वो अपने आप एक रिस्की चीज़ है, कोई भी चीज़ दीजिए ज़्यादा करिए तो रिस्की है। अब जो है उनका रिस्क और बढ़ गया क्योंकि पता ही नहीं लगता कि वो क्या ले रहे हैं। पहले ब्रांडिंग होती है, अब ब्रांड नहीं है, सब जो है सब काला धंधा हो गया, तो उसमें वो क्या पी रहे हैं पता नहीं लगता, वो रिस्क उनका बहुत बढ़ जाता है। उसके अलावा देखें जो आपको जो लंबी चौड़ी पुलिस फोर्स वगैरह जो करनी है वो तो अलग है। तो यानी कि इसमें सिर्फ अच्छा स्मगलिंग की अलग गुंजाइश बनती है कि जहाँ बन रहे हैं दूसरे राज्यों से चीज़ें आएंगी, वहाँ पे सीमा आपको रोकनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें जो पूरी जो सप्लाई चेन इसकी है उसको हर जगह रोकने के लिए एक बड़ी पुलिस फोर्स चाहिए। आप एक गरीब राज्य हैं, आपकी पुलिस की ज़रूरतें क्या हैं कि वो जो बड़े मुद्दे हैं उनको देखें, जो बड़े अपराध हैं उनको देखें, उनका कोई ख्याल नहीं करता। पुलिस और गवर्नेंस का पहला काम है कि हर नागरिक को उसका आदर मिले। उसका आदर का मतलब होता है कि उसके खिलाफ कोई भी दूसरा नागरिक कुछ ना कर सके, कुछ करे तो उसके नतीजे ऐसे हों कि उसके पास कोई ऐसा इंसेंटिव ना हो कि दोबारा किसी को नुकसान करे, और इस पर नज़र रखी जा सके जिससे कि हर नागरिक खुश रह सके। इसलिए भी कि सरकार उसका ठीक से पेश आती है, लोग ठीक से पेश आते हैं, उसके पास तमाम जरिए हैं अपना जीवन अपनी तरह से बिताने के लिए। तो यानी अगर आप एक लोकतंत्र की या रामराज्य की परिभाषा देखें, उसमें काम यही है कि सबको
खुश रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, अपनी तरह से जीवन जीने देने के लिए कैसी व्यवस्था हो, उसके लोग टैक्स देते हैं। तो अगर आप इस तरह की पाबंदियाँ लगाएँगे, तो ज़्यादा काम आपका लगेगा पाबंदी लगाने में, और पाबंदी लगाना छोटा-मोटा काम नहीं है। मान लीजिए 20% लोग शराब पीते हैं, उनसे जूझने के लिए आपकी जो है पुलिस फ़ोर्स कम से कम 20% तो बढ़ानी पड़ेगी, और आपका अगर खर्चा जो है राज्य का 10% जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर में, 20% 2% आपका इसमें चला गया। अगर आप उसको लगाते शिक्षा में, तो सोचिए कितना असर पड़ता, स्वास्थ्य में लगाते, विकास में लगाते, किसी भी विकास के मुद्दे पे लगाते, उसकी अलग बात होती। वो 2% कट गया, जब आपके पास ऑलरेडी बहुत कम पैसे हैं, तो ये आपने मुफ्त में, और साथ में जो शराब की बिक्री से जो एक रेवेन्यू आता था, जो आमदनी होती थी सरकार की टैक्स लेकर के, वो ख़त्म हो गई। तो ये हर तरह से बुरी पॉलिसी है, चाहे सरकार के हिसाब से देखो, चाहे आमदनी जनता के हिसाब से देखो। और सबसे बड़ी बात यह है अंत में कि ये कभी कहीं इससे काम नहीं हुआ किसी का। जिस नीति को लेके आप चले, वो नीति कहीं सफल नहीं हुई। ये अपने आप में सबको दिखता है। अमेरिका में उसका नतीजा निकला, सभी शास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने, लीगल एक्सपर्ट ने, सबने ओपिनियन यही दी कि ये जो है, जहाँ भी आप पाबंदी लगाओगे, उससे बात बनती नहीं है। उससे यही होता है कि काम का अपराधीकरण होता है, लॉ एनफोर्समेंट पे ज़्यादा जोर पड़ता है, उसके ज़्यादा खर्चा आता है, अब तरह तरह की स्पूरियस चीज़ें निकलती हैं, रिस्क बढ़ता है। ये सारी चीज़ें उसकी जो है, कोई भी जहाँ भी आप पाबंदी लगाओगे, उसका नतीजा ऐसे ही निकलता है। तो फिर आखिर सरकार करती क्यों है? क्योंकि ये दिखाने के लिए एक वर्ग को पॉलिटिकली जो है, राजनीतिक तौर से लगता है कि अच्छी बात है, कुछ लोग मानते हैं। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो नरक जाने की जो सड़क है, उसको बनाने वालों के इरादे बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो यही कुछ ऐसी बात है कि लगता है नीतीश कुमार ने एक नरक में ले जाने का रास्ता बनाया है। वो इसलिए कि उनका इरादा बहुत अच्छा है कि विकास बिहार में पहुँचे। तो लेकिन पब्लिक पॉलिसी, मैं अरसे से कहती 30-40 साल से देख रहा हूँ भारत की पब्लिक पॉलिसी। हमारी पब्लिक पॉलिसी गरीबों के लिए बन नहीं पाती। जब भी हम गरीबों के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं, वो कुछ गरीब सी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है जिसमें न सिर है न पैर है, और उसका नतीजा जो है आप देख रहे हैं 75 साल से, कभी भी गरीब के लिए बनाई गई पॉलिसी का नतीजा वहाँ तक नहीं पहुँचा है। और एक शुरू करने के बाद हम उसमें छेड़छाड़ करते रहते हैं, कुछ सोचते हैं कि पाबंद यहाँ लगा दें, कुछ पाबंद वहाँ लगा दें। एक उदाहरण आपको दूंगा छोटा सा, नरेगा का। महात्मा गांधी के नाम पे जो एक रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किया था मनमोहन सिंह जी ने, पढ़े लिखे आदमी तो पढ़े लिखे नीति बनाते थे। तो उसमें ये आलम था कि 100 रुपये हर घंटा देंगे, 100 दिन के लिए देंगे, और तमाम लोगों को, या 100 रुपये रोज़ के देंगे, जैसा कुछ था। और देखिए, जब देखा गया कि वो पैसे जो हैं जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है, लोगों को पहुँचते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा एक ऐसी योजना बनाओ जिससे जो पैसे दिए जाएं, वो जिसको मिलने चाहिए उसको मिले। जब मुझसे कहा गया कि ऐसा कुछ करिए, तो मैंने कहा भाई, आप ये बना सकता हूँ, ये तरीका बन सकता है, लेकिन जब उसको पैसा मिल गया, वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर छीन लेगा उससे, तो वो तो ये पॉलिसी तय नहीं कर पाएगी। यानी कि गवर्नेंस का काम टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता। तो वो कह के मैंने छोड़ दिया। वो कालांतर में जाके UIDAI बन गई। उसको मैं कहता था UIDAI, तुम मैं मर जाओ, जो आधार उसका नाम बन गया। वो आधार की जो प्रक्रिया थी, वो अभी देखिए आज की तारीख में आधार के कितने उपयोग दुरुपयोग होंगे या सदुपयोग होंगे, वो आप देखते रहिएगा धीरे धीरे। लेकिन हमने कहा पहली बार अगर बनाना ही है, तो एक पहला काम होना चाहिए कि आधार का जो नंबर ऐसा हो, जो टेलीफोन नंबर जैसा, इसको हम याद रख सकें। क्या आपको आधार नंबर याद रहता है? नहीं, वो अपनी बहुत बड़ी गलती है। दूसरा नंबर ये, दूसरा कायदा ये था कि वो जैसे कि इतने आपने 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च किए उसको बनाने में करते हैं। टेलीफोन जो आप खरीदते थे, मोबाइल टेलीफोन, उसके लिए जो फॉर्म भरते थे, उसमें ज़्यादा सूचना होती थी बनस्पत के आधार कार्ड के फॉर्म में। तो उसी को, टेलीफोन के फॉर्म को आप आधार कार्ड का फॉर्म मान लीजिए। आधार तब नाम नहीं था, और उस पर आप, और जो फॉर्म है उसी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जो पहला टेलीफोन देते हैं उसको आप नंबर मान लीजिए, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी की तरह का हो गया। छोटी सी बात थी, वो भी उन्होंने नहीं किया। खैर, तो उन्होंने बिना पैसे के काम करने के, और वो भी बिना समय खर्च के काम करने के कोशिश की कि वो लंबा काम हो, उसमें किसी का फ़ायदा हो गया, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, वो हुआ। उसके बाद ये हुआ कि ये वाला नंबर निकालो, वो वाला नंबर निकालो, ड्राइवर लाइसेंस नंबर निकालो, पैन नंबर निकालो, वोटर ID निकालो।
यानी कि उसका मतलब ही ख़त्म हो गया। अगर आपको इतने सारे नंबर निकालने हैं, वो सबको जोड़ना है, ये तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। लेकिन मूर्खता जो है वो जब भी हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें तरह तरह के विद्वान आके बैठें, जब सबकी समझ जब मिल के बैठती है, उसका लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकलता है। यानी कि उसमें जो सबसे कम बुद्धिमान होगा उसकी नज़र से सारी नीतियाँ बनती हैं, कोई भी नीति बनेगी। ऐसे हमारी नीति बनी आधार वाली। पब्लिक पॉलिसी में बड़ी मुश्किल है, शराबबंदी एक पब्लिक पॉलिसी है, वहाँ भी बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन एक नेता चाहे तो कम से कम बातचीत कर सकता है, देख सकता है। नेता जो है पब्लिक पॉलिसी वालों से बहुत दूर तक देखता है, तो जो दूर तक देखने वाले नेता हैं उनकी पॉलिसियाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन बिहार का जो रिकॉर्ड है पिछले 30 साल का, वो ये है कि जहाँ से भी जिस पहाड़ी से थे वहाँ से उलझते जा रहे हैं समुद्र की तरफ। नीतीश कुमार ने उसमें अपना बड़ा योगदान किया है। शुरुआत कर सकते हैं इस पॉलिसी को ठीक करके। कोई भी एक पॉलिसी लीजिए, उसको ठीक करिए आप, और एक बार उसको आपने ठीक किया तो बाकी धीरे धीरे एक ठीक करने का सिलसिला बनेगा। 2-4 साल आपके पास अगर बचे हुए हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी सरकार को एक नई दिशा दें। शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके जो प्रिंसिपल, जो आपके एडवाइजर्स हैं, जो आपको नीचे ढकेलते चले गए हैं, उनसे हटिए, कुछ नई तरह सोचिए। लेकिन ये जो लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से, ये इसकी जो है ये मौत तो आपके सर जा रही है, इसे ख़त्म कीजिए। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।